प्रश्न 1। क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। ओके, तो पार्ट ए में हमें दिया है बगीचे में काम आने वाली कैंची रुपए 250 में खरीदी गई तथा रुपए 325 में बेची गई। ओके, तो यहाँ क्रय का मतलब है खरीदना, विक्रय का मतलब है बेचना। ओके, कैंची का क्रय मूल्य है रुपए 250, कैंची का विक्रय मूल्य है रुपए 325। क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है, ये बड़ा का निशान है, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है। क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए उसे लाभ हुआ है। ओके, लाभ ज्ञात करने का ये सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 325 रुपये, क्रय मूल्य है 250 रुपये। 325 में से 250 माइनस करने पर 75 आता है। ये हो गया लाभ कि उसे 75 रुपये का लाभ हुआ है। अब हमें लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का ये सूत्र है लाभ अपॉन में क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ है 75, क्रय मूल्य है 250 गुणा में 100। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 0 से 0 कैंसिल, ये बच गया 75, ये 25 गुणा में 10। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तिरछा कैंसिल हो सकता है। 25 और 10 दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं। 5 पंजे 25 होता है, 5 दूनी 10। ओके, तो ये आ गया 75/5, ये गुणा और ये 2। अब 75 दूनी 150। ओके, और ये वाला 5। अब हम 5 से 150 को भाग कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और ये वाला 0। इस प्रकार उसे 30% का लाभ हुआ है। ये है लाभ का प्रतिशत। अतः लाभ बराबर ₹75 और लाभ प्रतिशत है 30%। ओके, अब करेंगे पार्ट बी। यहाँ रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य दिया है रुपए 12,000। क्रय का मतलब है खरीदना और विक्रय का मतलब है बेचना। रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य है 13,500। क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए उससे लाभ हुआ है। ओके, लाभ ज्ञात करने का ये है सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 13,500 माइनस क्रय मूल्य है 12,000। 13,500 में से 12,000 को माइनस करना है, ये रहा माइनस। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो आंसर आ गया 1,500 रुपये। ये हो गया लाभ। अब हमें लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का ये है सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। लाभ है 1,500, क्रय मूल्य है 12,000 गुणा में 100। अब करेंगे सिंप्लीफाई। देखो बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 150, ये लिख दिया। यहाँ बच गया 12। अब 12 से 150 को हम भाग करेंगे, ये रही भाग। ओके, 12
एकम 12, 5 में से 2 गया 3, ये उतारा 0। 12 दूनी 24, 10 में से 4 गया 6। अब यहाँ पर उतारने के लिए कुछ नहीं है। इस सिचुएशन में यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 0 लगाते हैं, तो ये बन गया 60। ओके, 12 पंजे 60, आंसर आ गया 12.5। इस प्रकार लाभ है 1500 रुपये और लाभ प्रतिशत है 12.5%। इनको हमने भाग किया तो 12.5% आया है। ओके, अब करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में हमें दिया है अलमारी का क्रय मूल्य है 2500 रुपये और अलमारी का विक्रय मूल्य है 3000 रुपये। क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए उसे लाभ हुआ है। लाभ ज्ञात करने का ये है सूत्र, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 3000, क्रय मूल्य है 2500। ओके, 3000 में से 2500 को माइनस करना है, ये रही माइनस। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया तो 5, तो ये आ गया 500 रुपये जो है लाभ। ओके, अब हमें लाभ प्रतिशत भी फाइंड करना है, जिसका ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। लाभ है 500, क्रय मूल्य 2500 गुणा में 100। अब करेंगे इसको सिंप्लीफाई। ओके, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो अब बच गया ये 500 और ये 25। 25 से 500 को भाग करना है, जो कि बहुत ही आसान है। 25 एकम 25, 25 दूनी होता है 50 और ये वाला 0, तो लाभ प्रतिशत आ गया 20%। लाभ हुआ है 500 रुपये का और लाभ प्रतिशत है 20%। अब करेंगे पार्ट डी। ओके, इसमें हमें दिया है स्कर्ट का क्रय मूल्य है ₹250, स्कर्ट का विक्रय मूल्य है ₹150। क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, इसलिए उसे हानि हुई है, यानी कि लॉस हुआ है। तो हानि फाइंड करने का ये है सूत्र, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 250, विक्रय मूल्य है 150। 250 में से 150 को माइनस करने पर 100 आता है। हानि हुई है 100 रुपये की। अब हमें हानि प्रतिशत भी ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत ज्ञात करने का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। हानि हुई है 100 रुपये की, क्रय मूल्य है 250 गुणा में 100। अब करेंगे कैंसिल, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 0 से 0 कैंसिल। अब क्या बच गया, ये वाला 100, ये 25 और ये वाला 10। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब 25 एकम 25, 25 चौके 100 होता है, तो ये दोनों नंबर 25 से कैंसिल हो गए। यहाँ पे आ गया 4 और ये 10। 4 धाम होता है 40, तो उसे हानि हुई है 40% की। हानि हुई है 100 रुपये की और हानि प्रतिशत है 40%। प्रश्न 2, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। ओके, हमें यहाँ पर 2 पद दिए हैं, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर 4 पार्ट हैं, A, B, C, D। एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, पार्ट ए में हमें दिया है 3:1,
ओके, तो सबसे पहले इसका कुल भाग फाइंड करना होगा। कुल भाग का मतलब है इन दोनों को प्लस करना है। कुल भाग 3 + 1 हो गया 4। ओके, इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात। अब यहाँ पर जो 3 है इसको यहाँ लिखेंगे और जो कुल भाग है इसको नीचे लिखना है। अनुपात का निशान। अब ये वाला 1 यहाँ पर और कुल भाग को नीचे लिखना है। ओके, अब प्रतिशत के रूप में अनुपात, तो 3/4 ये वाला यहाँ पे लिखेंगे, गुणा 100 करेंगे। फिर 1/4 को यहाँ लिखेंगे, गुणा 100 करेंगे। प्रतिशत के रूप में अनुपात निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब इन दोनों को हम करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, तो पहला है 3/4 गुणा 100, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। ओके, तो 4 से 100 को भाग या कैंसिल करते हैं। ये रही भाग। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, उतारा ये 0, 4 पंजे 20। ओके, 4 से 100 को भाग करने पर 25 आता है। ये आ गया 25 और ये वाला 3। अब 25 दिया 75 होता है। ओके, तो ये आ गया 75%। अब हमें फाइंड करना है, इसको सॉल्व करने पर 75% आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये रहा। ठीक है, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, 4 से 100 को भाग कर सकते हैं, जो कि हमने पीछे किया। 4 से 100 को भाग करने पर 25 आता है। ये वाला 1 यहाँ पर 25 एकम 25 होता है। ओके, तो इस टर्म को सॉल्व करने पर 25% आ गया। ये आ गया आंसर। अब करेंगे पार्ट बी। इसमें हमें दिया है 2:3:5। ये अनुपात का निशान होता है। सबसे पहले करते हैं कुल भाग। कुल भाग का मतलब है इन सबको प्लस करना। 2 + 3 + 5 होता है 10। 2 और 3 5, 5 और 5 10। ओके, ये आ गया कुल भाग। इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात, इसके लिए हमें इन तीनों नंबर्स को यहाँ लिखना है। ऊपर देखो 2 3 5, 2 3 5 और अपॉन में कुल भाग लिखते हैं। कुल भाग है 10, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ पर भी 10। कुल भाग को हमेशा नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में लिखना है। ओके, अब हमें फाइंड करना है प्रतिशत के रूप में अनुपात। प्रतिशत के रूप में अनुपात फाइंड करने के लिए इन तीनों वैल्यूज़ को 100 से गुणा कर देंगे। देखो 2/10 गुणा 100, 3/10 गुणा 100, 5/10 गुणा 100। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला है 2/10 गुणा में 100, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल होगा। 0 से 0 कट, यहाँ बच गया 2 × 10, 10 दूनी 20, तो ये आ गया 20%। ओके, नेक्स्ट है 3/10 गुणा 100। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, तो 0 से 0 कट, क्या बच गया 3 × 10, ये बच गया 10 दिया 30, तो ये आ गया 30%। नेक्स्ट है 5/10 गुणा में 100, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 0 से 0 कट, ये बच गया 5 × 10, तो 10 पंजे 50, ये आ गया 50%। ओके, तो इसका आंसर 20%, इसका आंसर 30% और इसका आंसर 50% है। अब करेंगे पार्ट सी।
पार्ट सी में हमें दिया है 1:4। सबसे पहले कुल भाग ज्ञात करते हैं। कुल भाग का मतलब है इन दोनों को प्लस करना। 1 + 4 हो गया 5। ओके, इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात, इसको लिखने के लिए जो यहाँ पर वैल्यूज़ दी हैं यानी कि 1:4, इनको ऊपर लिख देंगे, ठीक है, और कुल भाग को यहाँ नीचे लिखते हैं। अब प्रतिशत के रूप में अनुपात, प्रतिशत के रूप में अनुपात ज्ञात करने के लिए इन वैल्यूज़ को 100 से गुणा करते हैं। 1/5 गुणा 100, 4/5 गुणा में 100। ओके, अब इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला है 1/5 गुणा 100, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल या भाग हो सकता है। 5 से 100 को भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, ये वाला 0 यहाँ और यहाँ पर भी। 5 से 100 को भाग करने पर 20 आता है। तो यहाँ से आ गया 1, यहाँ से हमने कैंसिल किया, 20 आया। ओके, तो 1 × 20 हो गया 20, 20 एकम 20। नेक्स्ट है 4/5 गुणा में 100, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 5 से 100 को भाग करने पर 20 आता है, हमने पीछे भाग किया है। यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 20, 20 चौक 80 होता है। ओके, तो इसको सॉल्व करने पर 20%, इसको सॉल्व करने पर 80% आता है। अब करेंगे पार्ट डी। पार्ट डी में हमें दिया है 1:2:5। सबसे पहले कुल भाग फाइंड करते हैं। कुल भाग का मतलब है इन सब को प्लस करना। 1 + 2 + 5, 2 और 1 3, 3 में 5 प्लस करते हैं तो 8 आता है। इसलिए भिन्न के रूप में अनुपात, इसका मतलब है जो ये वैल्यूज़ दी हैं इनको ऊपर लिखना है और अपॉन में कुल भाग को लिखना है जो है 8। ओके, इसके नीचे भी 8, इसके नीचे भी 8 और इसके नीचे भी 8। अब प्रतिशत के रूप में अनुपात, प्रतिशत के रूप में अनुपात ज्ञात करने के लिए इन तीनों वैल्यूज़ को 100 से गुणा करना है। 1/8 गुणा 100, 2/8 गुणा 100, 5/8 गुणा में 100। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला है 1/8 गुणा 100, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल या भाग हो सकता है। 8 से 100 को भाग करेंगे। 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, उतारा 0। 8 दूनी 16, 10 में से 6 गया 4। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। इस सिचुएशन में यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 0 लगाते हैं। अब ये बन गया 40, 8 पंजे 40। ओके, तो आंसर आ गया 12.5। नेक्स्ट है 2/8 गुणा में 100। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे 2 से, क्योंकि 2 की टेबल में 2 और 8 दोनों ही आते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये आ गया 1/4 गुणा में 100। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल या भाग हो सकता है। 4 से 100 को भाग करेंगे। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, उतारा 0। 4 पंजे 20। 4 से 100 को भाग करने पर 25 आता है। ओके, तो ये आ गया 25। नेक्स्ट हमें दिया है 5/8 गुणा में 100। ओके, तो बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 8 से 100 को भाग करने पर 12.5 आता है, हमने पीछे भाग की है।
तो यहाँ से आ गया 12.5 और ये ख़त्म हो गया, 8 एकम 8 हो गया। ठीक है, तो ये वाला 5 यहाँ गुणा 12.5 यहाँ। अब 12.5 से 5 को गुणा करना है, जो कि बहुत ही आसान है। पॉइंट को देखकर डरना नहीं है। पहले आप सिंपली 125 को 5 से गुणा करो। 5 पंजे 25, यहाँ पे गया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 का 2 यहाँ ऊपर गया 1। ओके, 5 एकम 5 और 1 हो गया 6। 125 को 5 से गुणा किया, 625 आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पॉइंट है ना, मतलब कि यहाँ पर। ओके, तो सिंपली पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर ही होना चाहिए। इस प्रकार आंसर आ गया 62.5%। ओके, तो इसका आंसर 12.5%, इसका आंसर 25%, इसका आंसर 62.5% आता है। प्रश्न 3, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, दिया है नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। ओके, तो जनसंख्या में कमी हो गई। 25,000 में से 24,500 को माइनस करेंगे। 25,000 माइनस 24,500, ये रहा माइनस। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। यहाँ पर ये वाला 0 इस 5 से 1 उधार लेगा, तो ये बन जाएगा 10। ओके, और ये रह जाएगा 4। ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5। इस प्रकार ये आ गया 500, ये रहा। ओके, अब जनसंख्या में प्रतिशत कमी ज्ञात करने का ये है सूत्र। जनसंख्या में कमी हुई है 500 की, मूल जनसंख्या है 25,000, गुणा में है 100, ये रहा। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। तो क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ बच गया 50 और ये 25, 50/25। अब ये दोनों नंबर 25 की टेबल में आते हैं। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो आंसर आ गया 2%। इसका मतलब है अतः जनसंख्या 2% घट गई है। प्रश्न 4, अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ओके, तो कार के मूल्य में वृद्धि यानी कि 3,70,000 में से 3,50,000 को माइनस कर देंगे। ओके, वृद्धि का मतलब है बढ़ना, तो यहाँ माइनस करते हैं। 0 में से 0 गया 0, 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 7 में से 5 गया तो 2, तो आंसर आ गया 20,000। यानी कि मूल्य में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी या वृद्धि हुई है। इसलिए वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने का ये है सूत्र। मूल्य में वृद्धि हुई है 20,000 रुपये की। कार का क्रय मूल्य है 3,50,000, गुणा में 100 करना है क्योंकि हम प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल,
अब क्या बचा, यहाँ से 200 ये रहा, यहाँ से 35। अब ये दोनों ही नंबर 5 से कैंसिल हो सकते हैं। देखो कैसे, 5 सत्ते 35 तो 7 आ गया है ना, और 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20 तो 4 और ये वाला 0। इस प्रकार 40/7 आ गया। अब 7 से 40 को भाग करना है, ये रही भाग। ओके, 7 पंजे 35, 10 में से 5 गया तो 5, तो 40/7 को हमें इस प्रकार लिखना है, जो कि लिखना बहुत आसान है। इसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। देखो यहाँ पे 7 तो यहाँ पर भी 7, जो यहाँ पर शेष है 5 उसको यहाँ लिखते हैं और इस वाले 5 को यहाँ लिखते हैं। तो आंसर आ गया 5 सही 5/7%। ओके, प्रश्न 5, मैंने एक टीवी रुपए 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ है। ओके, तो टीवी का क्रय मूल्य, क्रय का मतलब होता है खरीदना, 10,000 रुपये है। प्रतिशत लाभ है 20%, लेकिन लाभ हमें फाइंड करना है जिसका यहाँ पर सूत्र है क्रय मूल्य का 20%। ओके, जो ये क्रय मूल्य है इसका 20% हमें लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य है 10,000, का की जगह गुणा का निशान, 20% को हम 20/100 लिखते हैं। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर बच गया 100, ये रहा, गुणा का निशान ये रहा, यहाँ पर है 20। अब इनको गुणा करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे, 2 एकम 2, अब यहाँ पर 2 0 हैं तो 2 0 और यहाँ पर 1 0। ओके, इस प्रकार लाभ आ गया 2,000 रुपये। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय का मूल्य होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य है 10,000, लाभ है 2,000। ओके, तो 10,000 प्लस 2,000 12,000 होता है। अतः उससे कार, क्या था, टीवी था ना, हाँ, अतः उसे टीवी, ये गलती से लिख दिया है कार, उसे टीवी बेचने पर 12,000 रुपये प्राप्त होंगे। प्रश्न 6, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी, ये हमें बताना है। ओके, तो दिया है वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब है बेचना। ओके, जो है 13,500 रुपये। हानि प्रतिशत है 20%। ओके, तो माना वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, क्रय का मतलब होता है खरीदना, तो जो चीज़ हमसे यहाँ पर पूछी गई है उसको हम यहाँ पर x मानते हैं। क्रय मूल्य हमने माना है x रुपये, इसलिए हानि बराबर होगा क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत। ओके, तो हानि बराबर क्रय मूल्य हमने माना है x, तो यहाँ पर x का 20%, x यहाँ पर x, का की जगह गुणा का निशान, 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 और 10 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे हो गया 10, तो ये आ गया 1/5, ये रहा। ओके, अब x को 1 से गुणा करेंगे, x एकम x,
और ये वाला 5, ये आ गई हानि। ओके, अब इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि होगा। तो विक्रय मूल्य है 13,500, क्रय मूल्य है x जो कि हमने माना है, माइनस हानि है x/5। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 5 एकम तिरछी गुणा 5 एकम 5x, ये रहा, ये वाला माइनस यहाँ पर, ये वाला x यहाँ पर और ये वाला 5 यहाँ पर। सिंपल हमने 5 से x को तिरछी गुणा यहाँ पर किया है। 5x में से 1x को माइनस करने पर 4x आता है, ये वाला 5 यहाँ पर। ओके, अब इस x को यहाँ पर ही छोड़ना है और इस 4/5 को हमें इस तरफ शिफ्ट करना है। ऐसा करने पर 4/5 को हमें यहाँ पर 5/4 लिखना होगा, यानी कि इस संख्या को उल्टा करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देखो 4/5 था, इधर लिखा मतलब कि बराबर के इस तरफ, तो 5/4 हो गया। x को यहाँ पर ही छोड़ दिया। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। तो 4 से 13,500 को भाग करेंगे, ये रही भाग। 4 तिया 12, 3 में से 2 गया 1, उतारा 5, 4 तिया 12, 5 में से 2 गया 3, उतारा 0। अब ये हो गया 30, 4 सत्ते 28, 10 में से 8 गया 2, उतारा 0, 4 पंजे 20। ओके, तो ये आ गया 3375। 4 से 13,500 को भाग करने पर ये आंसर आता है, लेकिन ये 5 अभी बाकी है। अब 3375 से 5 को गुणा करेंगे, ये रही गुणा। ओके, 5 पंजे 25 का 5, ऊपर गया 2, 5 सत्ते 35 और 2 होता है 37, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3, 5 तिया 15 और 3 18, 18 का 8, ऊपर गया 1, 5 तिया 15 और 1 16। गुणा करने पर आ गया 16,875। इसका मतलब है कि अतः जूही ने वॉशिंग मशीन 16,875 में खरीदी थी। ओके, प्रश्न 7 में पहला पार्ट दिया है। चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ओके, तो दिया गया अनुपात है ये अनुपात का कुल भाग, इसका मतलब है इन तीनों को प्लस करना। 10 और 3 13 होता है, 13 + 12 25 होता है। अब यहाँ पर हमसे सिर्फ कार्बन की बात कही गई है। ओके, तो कार्बन के लिए देखो, पहले दिया है कैल्शियम, कैल्शियम के लिए हो गया 10। ओके, फिर दिया है कार्बन, कार्बन के लिए हो जाएगा 3। जो पहले नंबर पे है यानी कि कैल्शियम, उसके लिए 10, दूसरे नंबर पर है कार्बन और यहाँ पर दूसरा नंबर है 3। ओके, तो कार्बन का भाग हो गया 3, ये वाला 3। ओके, यहाँ पर 3 अपॉन में कुल भाग लिखते हैं, कुल भाग है 25, तो यहाँ 25। कार्बन का भाग हो गया 3/25। अब चाक पाउडर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इस वैल्यू को 100 से गुणा कर देंगे। अब करेंगे सिंप्लीफाई। क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल होगा, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। ओके, ये वाला 3 यहाँ पर, गुणा का निशान और ये वाला 4, 3 चौक होता है 12। इस प्रकार चाक पाउडर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 12% है। ओके, अब पार्ट 2 में
उसने पूछा है चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा। ओके, चाक की छड़ी में कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है। माना चाक की छड़ी का कुल भार है x ग्राम। जो हमसे पूछा है उसको हम x मानते हैं, इसलिए x का 12% बराबर 3 है। अब ये वाला x यहाँ पर का की जगह गुणा का निशान, 12% को हम 12/100 लिख सकते हैं बराबर 3 ये वाला। ओके, अब x को यहाँ पर ही छोड़ देंगे, 12/100 को इस तरफ शिफ्ट करना है। ऐसा करने पर 12/100 को हम पलट कर लिखेंगे। यहाँ 12/100 है, इस तरफ जाएगा तो 100/12 हो जाएगा। अब करेंगे कैंसिल। ओके, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये हो गया 100/4। अब 4 से 100 को भाग करना है, ये रही भाग। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, ये वाली 0 यहाँ पर। 4 पंजे 20, 4 से 100 को भाग करने पर 25 आता है, ये रहा 25। अतः चाक की छड़ी का कुल भार 25 ग्राम है। ओके, प्रश्न 8। अमीना एक पुस्तक ₹275 में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो पुस्तक का क्रय मूल्य, क्रय का मतलब होता है खरीदना। ओके, क्रय मूल्य है ₹275। प्रतिशत हानि है 15%। अब हानि यहाँ पर ज्ञात करनी है। हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत ज्ञात करना होगा। क्रय मूल्य है 275 का 15%। ओके, हानि है 15%, तो यहाँ पर 275 लिख देंगे। का की जगह गुणा का निशान, 15% को 15/100 लिखते हैं। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, जो कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है। देखो, ये दोनों संख्याएं 5 से कैंसिल होंगी। 5 तिया 15। ओके, और यहाँ पर 5 दूनी 10 और ये वाला 0, तो ये हो गया 3/20। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, दोनों ही नंबर 5 से कैंसिल हो सकते हैं। 5 चौक 20, इस नंबर को हमें 5 से भाग करना होगा। ये रही भाग। 5 पंजे 25, 7 में से 5 गया 2, उतारा 5, 5 पंजे 25। 5 से 275 को भाग करने पर 55 आता है, तो ये रहा 55। ठीक है, यहाँ 55 आएगा। ये 55 यहाँ, गुणा का निशान, ये वाला 3 और ये वाला 4। अब 4 से 3 को भाग करना है, ये रही भाग। ओके, क्योंकि 4 की टेबल में कभी भी 3 नहीं आ सकता, इस सिचुएशन में यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 पॉइंट लगाते हैं। ओके, अब 4 सत्ते 28, 10 में से 8 गया 2। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। अब 4 पंजे 20, 4 से 3 को भाग करने पर 0.75 आता है। ओके, तो इसका आंसर आ गया 0.75। अब 55 गुणा 0.75 करना है, ये रही गुणा। ओके, तो आप पहले ये समझो कि मान लो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, हम 0.75 को 55 से गुणा कर रहे हैं, ये रही गुणा।
5 पंजे 25 का 5 ऊपर गया 2, 5 सत्ते 35 और 2 होता है 37। तो 37 का यहाँ पर 7, यहाँ पर 3। अब यहाँ पर क्योंकि 0 है तो यहाँ पर 37 ही हम लिख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर 5 है, 5 से हमने यहाँ पर गुणा कर लिया, यहाँ पर भी 5 है, तो सेम ही नंबर आ जाएंगे और यहाँ पर 0। अब यहाँ करेंगे प्लस, तो 5 0 5, 7 और 5 12 का 2 ऊपर गया 1, 3 और 7 10 और 1 11 का 1 ऊपर गया 1, 3 और 1 4। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट है। ओके, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं। आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। इस प्रकार गुणा करने पर आ गया 41.25। ओके, तो ये आ गया आपका हानि आ गई 41.25। ठीक है, अब इसलिए विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। ओके, क्रय मूल्य है 275 रुपये, हानि है 41.25 रुपये। इन दोनों को माइनस करना है, जो कि बहुत ही आसान है। देखो, 275 और 41.25 में से 275 बड़ा है, तो 275 को ऊपर लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, जब हम रुपए लिखते हैं तो .00 हमें लगाना पड़ता है, और यहाँ पर है 41.25, तो ये लिख देंगे। अब करेंगे माइनस। ओके, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ पे रह गया 4, 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 4 गया तो 3 और ये हो गया 2। इस प्रकार आंसर आ गया 233.75। अतः पुस्तक का विक्रय मूल्य 233.75 रुपये है। प्रश्न 9, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देना होगा। ओके, तो पार्ट ए में हमें दिया है मूलधन 1200 रुपये, दर है 12% वार्षिक। ओके, तो मूलधन जिसे हम पी कहते हैं मीन्स प्रिंसिपल है 1200 रुपये, दर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 12% वार्षिक है। समय यानी कि टी फॉर टाइम, समय दिया है 3 वर्ष। ओके, तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का ये है सूत्र। पी है 1200, आर है 12% वार्षिक, इसे हम 12/100 लिखेंगे क्योंकि प्रतिशत में दिया है। ओके, और टी यानी कि समय है 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 हो गया कैंसिल, ये वाला 12, ये वाला 12 गुणा में 3 बच गया। 12 को 12 से गुणा करने पर 144 आता है। 12 गुणा 12 मतलब है 12 का वर्ग, है ना। 12 गुणा 12 12 का वर्ग होता है और 12 का वर्ग होता है 144। ये वाला 3 यहाँ पर। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, ये रही गुणा, 4 तिया 12 का 2 ऊपर गया 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 ऊपर गया 1, 3 एकम 3 और 1 4, ये आ गया 432। ओके, तो साधारण ब्याज आ गया 432 रुपये। इसलिए मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन है 1200 रुपये, साधारण ब्याज हमने फाइंड किया 432 रुपये। इन दोनों को प्लस करना है, ये रहा प्लस, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, 4 और 2 6 और ये वाला 1। तो इस प्रकार मिश्र धन आ गया 1632 रुपये। अब करेंगे पार्ट बी। ओके, यहाँ पर मूलधन जिसे पी कहते हैं वो हमें 7500 दिया गया है। दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% वार्षिक है। समय यानी कि टी फॉर टाइम हमें 3 वर्ष दिया गया है।
साधारण ब्याज ज्ञात करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। P है 7500, R है यहाँ पर 5/100 हो जाएगा और T है 3। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये बच गया ये वाला 75 और 5 तिया 15। गुणा करना है, 3 पंजे 15 या 5 तिया 15। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, ये रही गुणा 5 पंजे 25 का 5, ऊपर गया 2, 5 सत्ते 35 और 2 होता है 37। ओके, अब यहाँ पर 0, 5 एकम 5, 7 एकम 7। अब करेंगे प्लस, तो 5 0 5, 7 और 5 12 का 2, ऊपर गया 1, 3 और 7 हो गया 10, 10 और 1 11। आंसर आ गया 1125। ओके, साधारण ब्याज आ गया 1125। अब मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मूलधन प्लस साधारण ब्याज करते हैं। मूलधन है 7500 और ब्याज आया है 1125, दोनों को प्लस करना है। ये रहा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 2, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 8625। ओके, मिश्र धन आ गया 8625। प्रश्न 10, रुपये 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से रुपये 280 साधारण ब्याज देना होगा। हमें यहाँ पर दर यानी कि R ज्ञात करना है। ओके, दिया है मूलधन जिसे P कहते हैं 56,000, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, उसे हम शॉर्ट में SI लिखते हैं 280 रुपये। समय का मतलब T फॉर टाइम। ओके, दिया है हमें 2 वर्ष। साधारण ब्याज ज्ञात करने का ये है सूत्र। इस सूत्र की मदद से हम R फाइंड करेंगे यानी कि दर। ओके, तो साधारण ब्याज हमें दिया है 280, P है 56,000, R हमें फाइंड करना है, T है 2। ओके, अब R को यहाँ पर ही रखेंगे, बाकी सभी वैल्यूज़ को इस तरफ लेकर आएंगे। ओके, यहाँ पर R आएगा और ये गलती से बराबर लिख दिया। ठीक है, तो अब R को यहाँ पर ही छोड़ना है, बाकी सभी नंबर्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। देखो कैसे, 280 अपनी जगह पर ही है, 56,000 यहाँ गुणा हो रहा था, इधर आकर भाग में चला जाएगा। ओके, और ये जो 2/100 है जब इस तरफ जाएगा तो 100/2 हो जाएगा। R को यहीं पर रखना है क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, देखो 1 0 से 1 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, यहाँ बच गया 28, ये रहा, यहाँ बच गया 56, ये रहा, गुणा का निशान, ये वाला 1 और ये वाला 2। अब 28 एकम 28, 28 दूनी 56 होता है, तो ये हो गया 1/2, यहाँ लिख दिया, और ये वाला 1/2। अब 1 को 1 से गुणा, 1 एकम 1, और 2 को 2 से गुणा, 2 दूनी 4, ये आ गया 1/4। अब 4 से 1 को भाग करना है, ये रही भाग। ओके, 4 की टेबल में कभी भी 1 नहीं आता है। इस सिचुएशन में यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 पॉइंट लगाते हैं। अब ये बन गया 10, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। 4 पंजे 20, 4 से 1 को भाग करने पर 0.25 आता है। ओके, अतः साधारण ब्याज की दर यानी कि R 0.25% वार्षिक है। प्रश्न 11, मीना ने 9%
वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था। ओके, तो यहाँ दिया है साधारण ब्याज 45 रुपये, दर है 9% वार्षिक, समय है 1 वर्ष। साधारण ब्याज ज्ञात करने का ये है सूत्र। इस सूत्र की मदद से हम P फाइंड करेंगे। P का मतलब है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। साधारण ब्याज है 45, P हमें फाइंड करना है, R है 9% जिसको हम 9/100 लिखेंगे, समय यानी कि टाइम है 1 वर्ष। ओके, अब P हमें ज्ञात करना है, P को यहाँ पर ही छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी सभी वैल्यूज़ को उठाकर इस तरफ लेके जाएंगे। तो 45 अपनी जगह पर ही है। ये है 9/100, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 100/9 हो जाएगा। 1 का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। अब इसे करते हैं सिंप्लीफाई। ओके, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 9 एकम 9, 9 पंजे 45। ओके, तो ये वाला 5 गुणा ये वाला 100, 100 पंजे 500 होता है। ओके, अतः मीना ने रुपये 500 उधार लिए थे।